वेलकम। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा क्लास 9th का 5 जुलाई को, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट्स होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इसमें हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होते हैं, होने के क्या कारण है, ठीक है। और संक्रमण तथा असंक्रमण रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। कैनाल किरणें क्या है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की परिभाषा दें। और भी क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। हमारे ख्याल से 90% की क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य यौगिक का उत्पादन किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। समझ गए कि वह क्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर, अन्य तत्वों से मिलाकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग करने लायक बना दिया जाता है, उसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। सभी जीवधारियों की शरीर रचना एवं पुनर्निर्माण हेतु नाइट्रोजन के लिए आवश्यक तत्व है। पुनर्निर्माण के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं हो पाता, अतः इसके उपयोग के लिए इसका दूसरा तत्व से संयोग करना आवश्यक है। नाइट्रोजन का जो है यहाँ पे सीधा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जब पेड़ पौधों में नहीं होता है। इसका प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे तत्व से ये जाके विलय होता है, मिलता है, तब ये आपके शरीर में या पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्या है, इसके परत में छिद्र होने के क्या कारण है, उसको समझिए। ओजोन एक गैस जो सौर ऊर्जा के प्रभाव में ऑक्सीजन के अणुओं के टूटने से बनता है। सौर ऊर्जा जो सूरज की ऊर्जा है, उसके प्रभाव से ऑक्सीजन के जो अणु है वो टूट जाते हैं, उससे बनता है। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की एक संकरी पट्टी पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, ये सभी मंडल के बीच में एक जो मंडल है समताप मंडल, वो उसके बीच में एक संकरी पट्टी पाई जाती है, एक परत पाया जाता है, उसी को ओजोन कहते हैं। और ये ओजोन जो है वो O3 होता है। ऑक्सीजन का 3 अणु होता है इसमें, ठीक है। O3 इसको कहा जाता है। आप लिख भी सकते हैं कि O3, ओजोन की जगह पे O3 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है कि वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे अब जो ओजोन में छिद्र कर रहे हैं वो कौन कौन है, उसको भी समझ लीजिए आप किसके कारण से हो रहा है। तो पेंट आप करते हैं, इससे निकलने वाली गैस ओजोन को छिद्र कर रही है। स्प्रे मारते हैं आप, इससे निकलने वाली गैस ओजोन को छिद्र कर रही है, कमज़ोर कर रहा है। CFC, ये तो बहुत ज़्यादा CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इत्यादि भी इसमें है, ठीक है। समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, ठीक है। इसी कारण से उसमें छेद हो रहा है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ओजोन परत क्या है और इसके परत में छिद्र होने के क्या क्या कारण है और किन के कारण हो रहा है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो संक्रामक रोग समझिए किसको कहते हैं, वे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोग आप समझ गए हैं कि किसी कोई बीमार व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे बीमार व्यक्ति है, उसमें उनके संपर्क में आए या ना संपर्क में आए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में वो बीमारी आप में ट्रांसफ़र हो जाता है, यही तो संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। सपोज मानिए मलेरिया, टीबी, डायरिया, हैजा इत्यादि, ठीक है। असंक्रामक रोग समझिए किसको कहते हैं। असंक्रामक रोग है वैसे रोग जो एक रोगी से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, अर्थात बीमारी नहीं उत्पन्न करते, जैसे उसे असंक्रामक रोग कहते हैं।
ठीक है। जैसे मैं सपोज मानिए समझिए कि वैसा एक आप स्वस्थ व्यक्ति है, आप में बहुत सारा बीमारी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बीमारी इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये असंक्रामक रोग कहलाएगा। और इसमें संक्रामक रोग में क्या था, जैसे में अभी कोविड खत्म हुआ है, कोरोना खत्म हुआ है, तो कोरोना क्या था, आप उनके संपर्क में जाएं या ना जाएं वो आप में ट्रांसफ़र हो जा रहा था, वही है संक्रामक रोग। उनके संपर्क में जा रहे थे फिर भी नहीं, हल्का दूर में भी रह रहे थे फिर भी कोरोना जो था उसमें बढ़ रहा था, तो इसी तरह से होता था, तो वही संक्रामक रोग था। ये असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग के उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं कैंसर, उच्च ताप, मोटापा इत्यादि, ये असंक्रामक रोग के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए कि कैनाल किरणें क्या है, ये भी समझिए। एनोड की ओर से चलकर कैथोड के छिद्र से पार होने वाली किरणें को कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है, अर्थात धनावेशित कणों से बनी किरणों को कैनाल किरणें कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो संक्रामक रोग अभी आप उदाहरण में ही आपको समझाए थे कि संक्रामक रोग के नाम अगर लिखने के लिए आ जाए कि 2 संक्रामक रोग के नाम लिखिए, 2 असंक्रामक रोगों के नाम लिखिए, तो उसमें आप लिख दीजिएगा संक्रामक रोग में एक हैजा है, एक टीबी है, एक कोरोना लिख सकते हैं, कोविड है, एक मलेरिया है, वगैरह वगैरह आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नया क्वेश्चन कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की परिभाषा दें एवं SI मात्रक लिखें। ठीक है, तो कार्य का जो परिभाषा है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि उसमें विस्थापन अथवा परिवर्तन हो तो यह कार्य कहलाता है। ठीक है, यह कार्य कहलाता है, इसका ये डेफिनेशन हो गया। इसका सूत्र आप लिखना चाहेंगे तो सूत्र आपका यहाँ पे हो गया कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, और कार्य का SI मात्रक जो है, इसका SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नया है कि ऊर्जा। अब ऊर्जा का डेफिनेशन क्या होता है उसको समझिए कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। शक्ति जो है यहाँ पे एक और था, शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो शक्ति समझिए कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जिस गति से आप कार्य करते हैं उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। सपोज शक्ति का जो फॉर्मूला है वो होता है कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे है SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है, शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जूल प्रति सेकेंड। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कि देखिए यहाँ पे अनुप्रास तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 3 अंतर लिखिए। 3 कोई अंतर लिखना है, और यहाँ पे है कि निम्न से संबंधित आवृत्तियों का प्रास क्या है वो भी आपको बताना है। जैसे में अश्राव्य ध्वनि और प्राध्वनि, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों क्वेश्चन का हल जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है कि पहला क्वेश्चन, अनुप्रास और अनुदैर्ध्य तरंग जो है उनके बीच में 3 अंतर हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे, एक साइड लिखेंगे अनुप्रास तरंग और एक साइड लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रास तरंग किसको कहते हैं उसको समझिए कि अनुप्रास तरंग में माध्यम के कण अपने स्थान पर लंबवतः दोलन करते हैं, उसको अनुप्रास तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण अपने स्थान पर क्षैतिज दोलन करते हैं, सीधा दोलन करते हैं, उसी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा उदाहरण इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं। जैसे हम देखिए जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जब तालाब तरफ जाते होंगे तो उसके ऊपर आप झिकटा उकटा फेंकते होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि छलकता हुआ भागता है, जब वहाँ से उठता है तो वहाँ पे गोला गोलाकार का ये होता है। तो जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंग हो रहा है वो यहाँ पे अनुप्रास तरंग कहलाएगा। जबकि ध्वनि तरंग, जब आप बोल रहे हैं इससे जो तरंग उत्पन्न हो रहा है वो यहाँ पे आपका अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखिए, और भी पॉइंट लिख सकते हैं इस प्रकार से। यह श्रृंग एवं गर्त के रूप में गमन करता है। श्रृंग और गर्त
समझ में आ ही गया होगा कि श्रृंग और गर्त। अगर आप नहीं देखे तो मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम करवा रहे थे, उसमें श्रृंग और गर्त के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम बताए हैं। आप उस मॉडल सेट के सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो आगे हम लोग देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट, यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यह संपीड़न एवं विरल के रूप में गमन करती है। संपीड़न एवं विरलन मतलब कि जैसे में कभी क्लोज एंड डिस्टेंस, ठीक है, कभी ज़्यादा सटा हुआ रहेगा, अपना भाषा में लोग कह सकते हैं तो घोंघिया टाइप का, और कहीं पे थोड़ा सा फैला हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, दूर दूर में। ठीक, चलिए हम लोग आगे भी देख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, या ठोस एवं द्रव की सतह से गमन करती है। या ठोस एवं द्रव की सतह से गमन करती है, या ठोस द्रव एवं गैस की सतह पर भी गमन कर सकती है, तीनों से गमन कर सकती है। आपको 3 ही लिखना है, हम यहाँ पे तो बता दे रहे हैं लेकिन आपको 3 ही लिखना है, ठीक है। यह तरंग ध्रुवित हो सकते हैं, यह तरंग ध्रुवित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो था यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जो सुनने वाला ध्वनि है, जो नहीं सुनने वाला ध्वनि है, वो बताइए आप यहाँ पे। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ में अगर बोलते हैं तो हमारे कान नहीं सुन पाता है और हम लोग नहीं सुन पाते हैं कि क्या कुछ बोल रहे हैं। और फिर यहाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवाज़ में अगर बज रहा है या बोल रहे हैं तो वो भी आप हमारे कानों को नहीं समझ में आता और पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को साथियों बता दें कि जो यहाँ पे है 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये सभी क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन को देख के अगर आप देख लिए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने में भी है 2-3 दिन टाइम। इस दिन में हम अलग अलग वीडियो लेकर मिलने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।